हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीसी सब्जेक्ट में कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रीप ऑफ अ मटेरियल इज। क्रीप एक किस प्रकार का सामग्री है या क्रीप क्या होता है। ठीक है, तो क्रीप को मैं डिफाइन करना चाहूँगा। क्रीप एक ऐसा डिफॉर्मेशन होता है, एक ऐसी विकृति होती है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर पर जब कोई लोड अधिक समय तक लगा रहता है, अधिक समय लगे रहने के वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि वह कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ विकृतियां होने लगती है, स्ट्रेन होने लगता है। उसी डिफॉर्मेशन को बोलते हैं क्रीप। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, डी ऑप्शन है, कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये सस्टेन्ड होना चाहिए। ठीक है, सस्टेन्ड लोडिंग गलत लिख गया है। भार बना रहने पर समय के साथ सतत विरूपण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, यानी जब किसी मटेरियल पर भार बने रहने पर समय के साथ साथ उसमें विरूपण होता है या कोई स्ट्रेन होता है तो यह क्रिया एक क्रीप कहलाता है। द वर्किंग स्ट्रेस इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज द ऑर्डर ऑफ। तनन में संरचनात्मक इस्पात के लिए कार्यकारी प्रतिबल कितना होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात की जा रही है यहाँ पे कि तनन में संरचनात्मक इस्पात के लिए कार्यकारी प्रतिबल कितना लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आरसीसी में डिज़ाइन में वर्किंग स्ट्रेस का जो मिनिमम वैल्यू होता है 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, 150, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। वर्किंग स्ट्रेस निकालते कैसे हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर। अल्टीमेट स्ट्रेस और सेफ्टी फैक्टर के रेशियो को बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस। कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। द मॉड्यूलर रेशियो m ऑफ अ कंक्रीट हुज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज c मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पर आपसे मॉड्यूलर रेशियो m का फॉर्मूला पूछा गया कि कंक्रीट का मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है। तो देखिए मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 280 अपान में 3 सिग्मा सी बी। ठीक है, सिग्मा सी बी क्या है, सिग्मा सी बी है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप सी मान लीजिए। सी मानने के लिए कहा है, तो सिग्मा सी बी के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, केवल मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला पूछा गया था कि मापांक अनुपात m वाले कंक्रीट का जिसका अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल c हो को समीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। m बराबर 280/3c। द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट having on measured compressive strength of 64 megapascal would be as per IS 456। एक कंक्रीट जिसकी मापी गई संपीड़न शक्ति 64 मेगापास्कल है की अनुमानित नमन शक्ति क्या होगी IS 456 के अनुसार। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को बोलते हैं नमन शक्ति बोलते हैं या आनमन सामर्थ्य बोलते हैं।
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मूला होता है एफ सी आर इज इक्वल टू एफ सी आर, मतलब क्या है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 0.7 अंडर रूट एफ सी के, ये फॉर्मूला होता है। एफ सी के क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपका, ये यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0.7 अंडर रूट एफ सी के, 64 मेगा पास्कल दिया गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 64। तो 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 0.7 करेंगे तो 5.6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है यहाँ पर आपका। IS 456 रिकमेंड्स, IS 456 निम्न की संस्तुति करती है। पहला ऑप्शन है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन, अभिकल्पन की कार्यकारी प्रतिबल विधि। बी ऑप्शन है अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिज़ाइन, अभिकल्पन की चरम भार विधि। सी पॉइंट है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, अभिकल्पन की सीमा स्थिति विधि। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो देखो मैं आपको बताऊंगा कि IS 456 जो कोड यूज किया गया है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों के डिज़ाइन के लिए किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। डी का मतलब क्या है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ठीक है। तो पहला और सी ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन डी में बोथ ए एंड सी में आ जाएगा। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों में IS 456 रिकमेंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टेट्रापोड आर टू बी डिजाइंड टू kept on the shores of Arabian Sea. It is expected that those structure would face high tides for 70% of the time and low tides would for the remaining 30% of the time. The exposure class to be considered for the structure as per IS 456 would be. देखो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बहुत सारे, मैंने पहले भी बता दिया है आपको, इसमें कंडीशन वाला आ जाता है, सेवियर है कि वेरी सेवियर है कि एक्सट्रीम है कि मॉडरेट है, इन सब का कंडीशन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपसे। एक बार मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोलूँगा। टेट्रापोड को समुद्र के तट पर रखा जाने के कारण के लिए डिज़ाइन किया जाता है। टेट्रापोड को समुद्र के तट पर रखा जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उम्मीद की जाती है कि इन संरचनाओं का 70% उच्च ज्वार और शेष 30% कम ज्वार से सामना करना होगा। इन संरचनाओं के लिए एक्सपोजर क्लास का विचार IS 456 के अनुसार क्या होगा? ऑप्शन सी है एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम का हिंदी होता है चरम। टेट्रापोड को समुद्र के तट पर रखे जाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है या उम्मीद किया जाता है कि इन संरचनाओं का 70% उच्च ज्वार और शेष 30% कम ज्वार से सामना करना पड़ता है। इन संरचनाओं के लिए एक्सपोजर क्लास IS 456 के अनुसार एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम यानी चरम होता है, ठीक है। ये सीधा सीधा कंडीशन ही इस क्वेश्चन में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, द एजम्पशन that the plane section normal before bending remains normal after bending is used. आपने कुछ बेंडिंग एजम्पशन पढ़े होंगे पहले भी, उसी में एक पहला एजम्पशन दे दिया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोई भी बीम जैसे है, लोड लगने से पहले अगर या बेंडिंग होने से पहले अगर उसका क्रॉस सेक्शन प्लेन है तो बेंडिंग होने के बाद भी उसका क्रॉस सेक्शन प्लेन होता है। बिल्कुल सही बात इसने कहा है कि कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पूर्व समतल है तथा नमन के पश्चात भी समतल रहता है। अब इसके लिए चलिए ऑप्शन देखते हैं। ओनली इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन, क्या ये केवल वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए यूज किया जाता है? बी ऑप्शन है ओनली इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, क्या केवल लिमिट स्टेट मेथड के लिए यूज किया जाता है? सी ऑप्शन है इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, क्या यह वर्किंग और लिमिट दोनों मेथड के लिए यूज किया जाता है? एंड लास्ट ऑप्शन है ओनली इन द अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिज़ाइन, ये केवल अल्टीमेट लोड मेथड के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एजम्पशन है
ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। एक बार मैं आपको कुछ एजम्पशन बताना चाहूँगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन घुमा के किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आरसीसी बीम के लिए कुछ बेंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके एजम्पशन के बारे में बता रहा हूँ। 7 पॉइंट बताऊँगा, इन 7 पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे आप। पहला पॉइंट ये है, कोई भी क्रॉस सेक्शन है अगर बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन होगा। सेकेंड ऑप्शन है, वर्किंग स्ट्रेस लिमिट के अंदर कंक्रीट और स्टील पूरी रूप से इलास्टिक माना जाता है, पूरी तरह से प्रत्यास्थ माना जाता है। अगला पॉइंट है, वर्किंग लोड पर स्टील और कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन होता है वो एक सीधी सरल रेखा में होता है, एक सीधी सरल रेखा में होता है, ठीक है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में होता है। सभी टेंसाइल स्ट्रेस स्टील जो होता है, रेनफोर्समेंट जो होता है वो बियर करता है, और कंक्रीट इस टेंसाइल स्ट्रेस से फ्री होता है। कंक्रीट जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस उसमें जनरेट नहीं होता है, या कंक्रीट जो होता है वो टेंसाइल लोड को बियर नहीं करता है, केवल स्टील उस टेंसाइल लोड को बियर करता है। अगला पॉइंट है, कंक्रीट और स्टील में जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड बनता है कंक्रीट और स्टील के बीच में, एक इलास्टिक लिमिट तक वो जो है पूरा होता है, ठीक है। कंक्रीट में जब स्टील दबाते हैं तो स्टील में किसी प्रकार का जो एक प्रारंभिक प्रतिबल होता है नहीं होता है, स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रेस उसमें नहीं होता है जब स्टील को हम कंक्रीट में दबाते हैं। लास्ट है, स्टील और कंक्रीट के जो मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी है यानी प्रत्यास्थता मापांक है, जो m का फॉर्मूला होता है वो 280/3 सिग्मा CB लिया जाता है। तो ये सारे एजम्पशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आरसीसी सेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है नंबर 8, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी नियरली। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपसे पूछा गया है। जब भी किसी क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपसे पूछा जाए तो उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? EC इज इक्वल टू 5000 √FC_K। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। यह है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 √FC_K। इस फॉर्मूले को कभी आप भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 5000 √FC_K, FC_K का वैल्यू कितना है? जो ग्रेड दिया गया है कंक्रीट का, उस ग्रेड के आगे M के बाद जो नंबर लिखा हुआ होता है वही FC_K का वैल्यू होता है। यहाँ पर M50 यूज किया गया है तो FC_K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 ले लिए। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप, इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये लगभग आपका आ जाएगा 35,000 लगभग आ जाएगा ये आपका, ये 35,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो 49 का अंडर रूट कितना 7 होता है ना, तो 50 का 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5000 में, 7 बचे 35,000 आ जाएगा, तो 35,000 समथिंग आ जाएगा उसमें। ऑप्शन बी सही रहेगा। एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट रैप्चर शुड नॉट बी लेस देन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन का हिंदी ये है कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार मध्यम एक्सपोजर के लिए सांकेतिक कंक्रीट कवर कितने से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे मॉडरेट के लिए पूछा गया है, ठीक है, मॉडरेट के लिए पूछा गया है। तो देखिए माइल्ड के लिए क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन माइल्ड के लिए पूछा जाए तो माइल्ड के लिए हमेशा मिनिमम कवर लेके चलते हैं, 20 मिलीमीटर लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन मॉडरेट का आ जाए आपका
मॉडरेट के लिए पूछ लिया जाए तब मिनिमम कवर आप लेके चलेंगे 30 मिलीमीटर लेके चलेंगे। अगर ये सेवियर का क्वेश्चन आ जाए, सेवियर के बारे में पूछा जाए, तब आप मिनिमम कवर लेके चलेंगे 45 मिलीमीटर। अगर वेरी सेवियर वाला क्वेश्चन आ जाए तो वेरी सेवियर के लिए आप लेके चलेंगे 50 मिलीमीटर एंड एक्सट्रीम के लिए आप लेके चलेंगे 75 मिलीमीटर। ये याद रखेंगे, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे मॉडरेट के लिए पूछा गया था कि मिनिमम नॉमिनल कंक्रीट कवर कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो 30 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर। इसको पहले हिंदी में समझ लीजिए। The tensile strength of concrete to be used in the design of reinforced concrete member। कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कितना लेके चलते हैं, या आरसीसी कंक्रीट मेंबर के डिज़ाइन में उपयोग की जाने वाली कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया सीधा सीधा फॉर्मूला आप यूज करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। ये फॉर्मूला आप टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज करेंगे। याद रखेंगे कि किसी भी आरसीसी में जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का निकालते हैं तो FCR बराबर होता है 0.7 अंडर रूट FCK। जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वही आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 0.7 अंडर रूट FCK। अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इन टेंशन फॉर HYSD ऑफ ग्रेड FE 415 इज। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपसे परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं एक बार हिंदी में क्वेश्चन को बोल देता हूँ। कार्यकारी प्रतिबलित विधि के अनुसार FE 415 वाले HYSD के तनाव में होने पर प्रबलित कंक्रीट मेंबर हेतु स्वीकार्य त्वरण प्रतिबल का सीमांत मान कितना होगा। इसको मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा क्वेश्चन को, कि आपसे पूछा गया है कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा HYSD बार के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। मेन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में HYSD के लिए पूछा गया है, HYSD का मतलब होता है FE 415, तो FE 415 के लिए जो सिग्मा ST का वैल्यू होता है, सिग्मा ST मीन्स क्या? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। अगर यहीं पर आपसे HYSD के लिए नहीं पूछा जाता, माइल्ड स्टील के लिए पूछा जाता या FE 250 के लिए पूछा जाता, तो FE 250 के लिए जो सिग्मा ST का वैल्यू होता है वो 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इसका निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं कि आप 1.78 से डिवाइड कर दिया करेंगे। जैसे FE 250 का पूछा गया है ना, तो FE 250 में 1.78 से डिवाइड कर दीजिए। 1.78 क्या है? स्टील का सेफ्टी फैक्टर है। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं ना वही, क्योंकि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है यील्ड स्ट्रेस अपान में सेफ्टी फैक्टर। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? जैसे FE 250 है तो 250 हो जाएगा इसका यील्ड स्ट्रेस, तो 250 डिवाइड बाई सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर कितना लेके चलेंगे स्टील का? 1.78। तो जब 250 में 1.78 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू? ये 250 डिवाइड बाई 1.78, तो लगभग 140.44 आ जाएगा। तो 140 ही लेके चलते हैं हम। ऐसे FE 415 के लिए निकालना है तो 415 डिवाइड बाई 1.78 करेंगे
तो 233.14 आ जाएगा, जिसको हम 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है यील्ड स्ट्रेस निकालिए, ठीक है, तब Fe 415 के लिए 415 न्यूटन पर मिलीमीटर ही स्क्वायर ही हो जाता, लेकिन परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है तब Fe 415 यानी HYSD बार के लिए 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। Why is steel is commonly used as good reinforcing material? स्टील को साधारणतया एक अच्छी प्रबलित सामग्री के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, इट इज़ चीपली अवेलेबल इन बल्क, यह सस्ते अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है, इसलिए भी यूज करते हैं। थर्मल कॉफिशिएंट इज़ नियरली इक्वल टू कंक्रीट, ये भी सही है कि जो कंक्रीट का थर्मल कॉफिशिएंट होता है वो लगभग स्टील के थर्मल कॉफिशिएंट के बराबर होता है, ये भी सही है। इट पोसेसेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, ये गलत पॉइंट है, तीसरा वाला गलत पॉइंट कह रहा है ये। इट डेवलप गुड बॉन्ड विथ कंक्रीट, यह स्टील जो होता है कंक्रीट के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है, जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, वो पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा सही था और चौथा सही था, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं था, यानी कि 1, 2 एंड 4 ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 1, 2 एंड 4। इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स द स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना में इस्पात होता है डिफॉर्म्ड बार। क्वेश्चन को फिर से समझिए हिंदी में, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि जो आरसीसी होती है, आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील कैसा होता है, क्या होता है स्टील, ये पूछा गया है। डिफॉर्म्ड बार विरूपित छड़ों के रूप में यूज किया था, बिल्कुल सही है, डिफॉर्म्ड बार होता है। कोल्ड ट्विस्टेड बार, ठंडी एंटी बार के रूप में यूज करना, बिल्कुल सही है। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील, मृदु इस्पात एवं मध्यम तनन इस्पात के रूप में यूज किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऊपर के सारे पॉइंट इसके सही हैं। द फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, IS 456/2000 के अनुसार बताइए कि कंक्रीट की फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कितना होगा, आनमन सामर्थ्य कितना होगा। तो आनमन सामर्थ्य वाले देखिए क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला FCR बराबर होता है 0.7 √FC के, 0.7 √FC के, FC के वैल्यू कितना रखेंगे आप, 30, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 30 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो लगभग 5.47 समथिंग आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3.83 आ जाएगा, मेगा पास्कल कहिए या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कहिए। ट्विस्टेड बार हैज अबाउट मोर यील्ड स्ट्रेस दैन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विरूपित छड़ का पराभव प्रतिबल का मान साधारण मृदु इस्पात की तुलना में कितना अधिक होता है। तो देखिए जो ट्विस्टेड बार होता है, उस ट्विस्टेड बार को टोर स्टील के नाम से भी जानते हैं। इस स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील के कंपेयर में 50% अधिक होता है। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी 60% अधिक होती है। जो ट्विस्टेड बार होता है, मैं फिर से लिखना चाहूँगा 2-3 पॉइंट, कई पॉइंट पूछे जा सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात पूछी जाए तो 50% स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ की बात हो गई किसका, ट्विस्टेड बार का। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए यानी अभिलाग सामर्थ्य की बात की जाए तब 60%
अधिक होता है। अब अगर इनके यूज की बात किया जाए तो ट्विस्टेड बार यूज करने से 33% स्टील की बचत होती है। 33% स्टील की बचत होती है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 10 से 15% ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। कह रहा है कि जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का 10 से 15% होता है। क्या ये बात सही है? देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे तो थोड़ा सा घुमा दिया है। कह रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ का 10 से 15% होता है। गलत कह रहा है, बल्कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट का वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 15% होता है। यहाँ पर जस्ट उल्टा कह दिया है, तो स्टेटमेंट आपका ये गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स। क्योंकि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसे पूरा मिल जाता है, 100% होता है। केवल टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 15% होता है, न कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ का 10 से 15%। ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू, जो कंक्रीट की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, जो कंक्रीट का तापीय प्रसार गुणांक का मान होता है, लगभग किसके बराबर होता है? वुड के बराबर, या स्टील के, या एल्यूमिनियम के, या कॉपर? स्टील के बराबर होता है। देखिए स्टील और कंक्रीट दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार गुणांक जो होता है वो लगभग बराबर होता है। यही रीज़न है कि स्टील को हम कंक्रीट के साथ यूज करने में हमें ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो 9 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और स्टील का भी लगभग इतना ही होता है, 9 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। The yield strength of Fe 415 steel in MPa would be minimum of, Fe 415 स्टील की पराभव क्षमता न्यूनतम कितनी होगी? यील्ड स्ट्रेंथ मिनिमम कितना होगा? तो देखिए जो संख्या लिखा होता है ना, Fe के बाद जो संख्या होता है वही संख्या ही उसका जो है यील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। तो 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, या MPa हो जाएगा। MPa और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब दोनों का मतलब सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 मेगा पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एजम्पशन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन? मैंने आपको पहले भी एजम्पशन के बारे में बताया था 7 पॉइंट, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि RCC डिज़ाइन में कौन सा वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो है एजम्पशन नहीं है, एजम्पशन नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। जो बेंडिंग होने से पहले अगर उसका क्रॉस सेक्शन प्लेन है तो बेंडिंग होने के बाद भी उसका क्रॉस सेक्शन प्लेन होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, एजम्पशन है ये। बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज़ परफेक्ट, स्टील और कंक्रीट के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो इग्नोर नहीं किया जाता है, ये गलत पॉइंट है, बल्कि इग्नोर किया जाता है। कभी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट का होता है उसे कंसीडर नहीं किया जाता, उसे इग्नोर किया जाता है। बट स्टेटमेंट में कह रहा है कि इग्नोर नहीं किया जाता है, तो ये पॉइंट गलत है। कंक्रीट इज इलास्टिक, ये सही है, कंक्रीट इलास्टिक होता है, तो ऑप्शन सी सही है क्योंकि ये आपका एजम्पशन में नहीं आता है। What will be the estimated value of modulus of elasticity GPa? गीगा पास्कल में निकालना है आपको, गीगा पास्कल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू। और कंक्रीट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 मेगा पास्कल।
आपसे देखिए क्या पूछा गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है 5000 अंडर रूट FC²। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये MPa में आता है, ठीक है, या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आता है। तो 5000 अंडर रूट FC² का वैल्यू 25 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 25,000 मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल से गीगा पास्कल में बनाने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करना होता है, यानी 1000 से डिवाइड करना होता है। इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो गीगा पास्कल में आ जाएगा। तो जब 1000 से डिवाइड करके केवल 25 बचेगा, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 1 GPa बराबर 10⁻³ MPa होता है। तो MPa से जब GPM बनाएंगे तो 10⁻³ से डिवाइड करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा सा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी प्रकार मैं फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन के साथ मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।